हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किए थे, जो है गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। चूँकि हम सबको पता है कि जो यूपी जुडिशरी है, उसमें कुछ जो है लगभग मान के चलिए कि 9 से 10 ऐसे माइनर एक्ट हैं जिसको जीएस पोर्शन में रखा गया है। ठीक है, तो उसी सिलसिले में जो है हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जिसको हम कहते हैं द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसमें सबसे पहली बात तो एक चीज़ हमको ये समझ लेना होगा कि बहुत बड़ा सा एक्ट नहीं है, और चूंकि ये जीएस पोर्शन में जितने भी माइनर लॉ पूछे गए हैं, तो ये बेसिकली हमको ये याद रखना है कि बहुत डीप में जा करके इसकी स्टडी नहीं करना है कि पूरा एक्ट हमको लर्न करने। वैसे भी प्रिलिमिनरी का जो सिलेबस है बहुत ही वास्ट है, तो इसमें हमको बेसिक जो है और ये जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज में इसको रखने का मतलब क्या है, ये चीज़ समझना है कि केवल जनरल जानकारी जो है आपसे लेना चाह रहा है। ठीक है, आयोग की आपको ये इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है। ठीक है, आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो जो सिलेबस है, जो एसआई वगैरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनमें भी जो है माइनर एक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जनरल नॉलेज के तौर पे जो है ये पूछा जा रहा है, ना कि आपका लॉ के बेसिक जो है जो क्वेश्चन है आपके उसमें पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है इसलिए जो 9 से 10 लॉ जो माइनर एक्ट के हैं उनको रखा गया है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ इससे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उनको भी डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी लेकर आएंगे, ताकि जो है काफ़ी हेल्पफुल हो। ठीक है, तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है याद रखना कि जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है वो कब का है, 1961 का। ठीक है, तो 1961 का जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, और इसकी संख्या के जो है 28 है, 28 है। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉर्नर में लिखा है 20 मई 1961 को जो है ये क्या होता है कि इसको जो है प्रस्तावित किया। प्रस्तावित का मतलब ये है कि इनको जो है संसद द्वारा जो है पास किया जाता है। उसके बाद बेसिकली आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि कब से जो है ये प्रारंभ में आया है ये अधिनियम। तो ये याद रखना कि ये जो है 1961 में, और वो क्या है 1 जुलाई 1961, 1961 से जो है ये प्रवृत्ति में आया है। ठीक है, यानी कि ये अधिनियम जो है 1 जुलाई 1961 को जो है प्रवृत्ति में आया है। तो ये पॉइंट्स जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक आप देख सकते हैं कि सेक्शन नंबर 1 सबको पता होगा कि लगभग सेक्शन नंबर 1 जो है शॉर्ट टाइटल नाम जो है और एक्सटेंड की बात करता है, यानी संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात करता है। ठीक है, तो क्या है इसका जो संक्षिप्त नाम है, अगर आपसे पूछे कोई संक्षिप्त नाम क्या है, तो संक्षिप्त नाम इसका दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। ये पॉइंट यहाँ पे है। तो फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए, और क्यों नहीं बनेगा, कि इसका जो है विस्तृत नाम क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, दहेज का देना या लेना प्रतिषिद्ध करने के लिए अधिनियम, ये इसका विस्तृत नाम है, और संक्षिप्त नाम जो सेक्शन 1 में दिया गया है वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 दिया हुआ है, 1961। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ। देखिए एक एक जो है पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल जो है आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, और ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो एक चीज़ और आप अगर ध्यान से देखें, तो पहले चीज़ तो ये पॉइंट 1961 का है, 20 मई 1961 में जो है संसद द्वारा जो है अमल में लाया जाता है, और जो है और लागू जो है ये 1 जुलाई 1961 को होता है। क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, टोटल जो सेक्शन है, ठीक है, वो कितने हैं, टोटल सेक्शन जो है 10 है। कौन कौन से हैं, एक जल्दी से ओवरव्यू देखते हैं, फिर हम एक एक सेक्शन को डिस्कस करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, पहला जो नंबर होता है ना, अभी जस्ट आप देखें, संक्षिप्त नाम है, वो विस्तार है, प्रारंभ है, दहेज की परिभाषा है दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर जो है दहेज दहेज देने और लेने के लिए जो है पनिशमेंट की बात करता है, यानी कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। ठीक है,
और चौथा नंबर जो है, अगर कोई ऐसा करता है, दहेज मांगता है, उसके लिए पनिशमेंट की बात करता है। 4 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि विज्ञापन से संबंधित, अगर दहेज से संबंधित कोई विज्ञापन करता है उस पर पाबंदी लगाने की बात करता है। और उसके बाद सेक्शन 5 जो है, दहेज मांगने के लिए जो है करार या लेने के लिए करार जो शून्य होता है। 5-6 सेक्शन जो है दहेज का पति पत्नी वारिसों के फायदे के लिए बात करता है। और अपराधों के संज्ञान जो 7 जो है, हम बात करेंगे अभी, लेकिन पहले एक जल्दी से देख लेते हैं। सेक्शन 7 अपराधों का संज्ञान की बात करता है और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। और कौन संज्ञान लेगा कौन नहीं लेगा ये भी हम देखेंगे। अपराधों के कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय और जमानती अशमनी होना, ठीक है। तो इसमें भी देखेंगे कौन कौन से होंगे। 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पूछा कुछ मामलों में सबूतों का भार की बात करता है। दहेज प्रतिष्ठित अधिकारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 8 भी संशोधन हुआ है, उसको हम भी देखेंगे। उसके बाद जो है 9 आता है आपके लिए नियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति, ठीक है। तो आई होप टोटल 10 सेक्शन है और बहुत ही छोटा सा ये एक्ट है जिसको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, देखते हैं सेक्शन 1। तो हमको पता ही चल गया कि जो है ये अब जो है कह रहा है कि यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय, जबकि ऐसा नहीं है, अब जो है संपूर्ण जो है भारत में लागू होगा। यानी कि 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 से जो है ये सब जगहों पे लागू होने वाला है। संपूर्ण भारत पर ये क्या होगा, लागू होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और सेक्शन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा दहेज की परिभाषा कहाँ पे दिया हुआ है। तो दहेज की परिभाषा हमको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये होगा कि सेक्शन 2 में जो है दहेज की परिभाषा दिया हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछता है कि क्या सम्मिलित है क्या नहीं है। तो पहले इसको देखते हैं फिर हम समझ में आ जाएगा। तो दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है, यानी एक संपत्ति और मूल्यवान प्रतिभूति। तो आपसे क्वेश्चन पूछे क्या मूल्यवान प्रतिभूति जो है अभी जो इसमें दहेज में आता है, तो बिल्कुल आता है। मूल्यवान प्रतिभूति का लेन देन भी दहेज माना जाएगा। तो जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी समय, यानी कि पहले या उसी समय या पूर्व या पहले या पश्चात किसी समय जो है विवाह के 2 पक्षकार होते हैं। तो पहला नंबर ये विवाह के एक पक्षकार के द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, या विवाह के किसी भी पक्षकार के, या जैसे ब्राइड या ब्राइडग्रूम के दोनों पार्टीज के किसी भी माता पिता या किसी अन्य के द्वारा जो है, जो पक्षकार हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। या तो वो प्रत्यक्षतः यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है उनके द्वारा जो है ऐसे लेन देन के लिए करार किया गया है, ठीक है। तो वहां पे जो है ये क्या होगा, पनिशेबल जो है हो जाता है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन भी साथ साथ देखते चलते हैं कि यहाँ पे क्या बन सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि दहेज की परिभाषा क्या है। मूल्यवान प्रतिभूति भी आपको याद होना चाहिए कि दहेज में आता है, शामिल है, ठीक है। और किन के द्वारा होता है, तो विवाह के पक्षकार और कोई अन्य व्यक्ति भी इसको दे सकता है या ले सकता है, ठीक है। और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दहेज जो मुस्लिम विधि में, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसे मुस्लिम स्वीय विधि या शरीयत लागू होती है, वहाँ पे मेहर इसके अंतर्गत नहीं आता। आपको पता होना चाहिए कि जो मेहर का रकम होता है, ठीक है, वो जो है निर्धारित की होता है निकाह के दौरान, जो है एक फिक्स्ड होता है और अनफिक्स्ड भी होता है। तो बस इतना ही हमको याद रखना है यहाँ पे कि मेहर क्या, दहेज मेहर देना लेना क्या दहेज के अंतर्गत आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये जो है यहाँ पे एक्सेप्शन है मुस्लिम पर्सनल लॉ के द्वारा जो है, यानी कि ये जो है दहेज के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आपसे क्वेश्चन काफ़ी पूछता है और पूछा गया भी है पिछले कई वर्षों में, जो है जहाँ पे जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो इससे बनने वाले क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए स्पष्टीकरण 2 में लिखा हुआ है कि मूल्यवान प्रतिभूति का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता धारा 30 में परिभाषित है। यानी कि अगर आप देखेंगे इंग्लिश जो डेफिनेशन क्लॉज है, ठीक है, आईपीसी का, तो वहाँ सेक्शन 30 में जो है इसको परिभाषित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं दहेज लेने एवं, ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति, ठीक है। तो एक ओवरव्यू हम आपको बता देते हैं जल्दी से कि देखो दहेज देना और दहेज लेना, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है क्या है,
अपराध हैं यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के पश्चात, ठीक है, कोई भी व्यक्ति दहेज देगा या लेगा या कोई दुष्प्रेरित करेगा, ठीक है, ये भी हो सकता है, दुष्प्रेरित भी कर सकता है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा ऐसे केसेस में कि वह कारावास, ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि क्या उसकी अवधि होगी, ठीक है, 5 वर्ष से कम की नहीं होगी। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको जो है सजा कितनी होगी, 5 वर्ष से कम की नहीं होगी। जुर्माने से जो 15,000 रुपए से या दहेज की मूल्य की रकम तक का, उनमें से अधिक उनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगा, दंड नहीं होगा। अब सोच लो यहाँ पे, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो है 5 वर्ष से कम नहीं होगा सजा, और जुर्माना जो 15,000 रुपए से, 15,000 रुपए भी हो सकता है, या दहेज के मूल्य की रकम तक का, यानी जितना दहेज जो है डिमांड किया गया उतने तक का रकम का जो है जो भी अधिक हो, या तो जो 15,000 रुपये हो या उससे दहेज जो शादी का, वहां तक जो है इसको जुर्माना लग सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या हो सकते हैं। और विशेष कारणों से जो लिखबद्ध किए जाएंगे ऐसे पर्याप्त 5 वर्ष से कम की अवधि के कारावास अधिरोपित कर सकता है, ये विशेष कारण वगैरह दिखा करके। तो ये भी पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उपधारा 1 जो है सब सेक्शन 2 का क्लास 1 जो है बात क्या करता है, ऐसी भेंटें जो वधू के विवाह के समय, ठीक है, और वो बिना मांगे हुए दी जाती हैं, तो उनके संबंध में ये लागू नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। परंतु ये तब ऐसी भेंटें अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार सूची में दर्ज की जाती हैं। इसके अलावा अगर रहेगा तो ये जो है, अगर कोई लेन देन होगा तो वो दर्ज किया जाएगा। ऐसी भेंटें जो वर के विवाह के समय, यानी कि जो दूल्हा है, या ये कह लो कि जो ब्राइड ग्रूम है, उसको जो है बिना मांग किए वो उसके संबंध में जो है लागू नहीं होगा। अगर जो भी कुछ जो है अपना देते हैं, ठीक है, तो उस पे ना लागू नहीं होगा। परंतु यह तब जबकि ऐसी भेंटें अधिनियम के अधीन बनाए गए, यानी कि जो भी अधिनियम के अधीन होगा उसके हिसाब से जो है तभी लागू होगा, नहीं तो अन्यथा जो है उस पर लागू नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ पॉइंट आपके दिमाग में, बहुत छोटा सा सेक्शन है, जल्दी जल्दी हम इसको देखते हैं ताकि जो है बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पे है दहेज मांगने के लिए शास्ति, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ देखिए, परंतु यहाँ पे ऐसी बेटी वधू या उनकी ओर से या किसी व्यक्ति के द्वारा वधू के नातेदार हैं दी जाती है, ऐसी भेंटें रूढ़िगत, यानी कि रूढ़ी के हिसाब से भी उनका मूल्य जो है देख करके जो है दी गई हैं, तो उनके अंतर्गत नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं ये दहेज मांगने के लिए दंड, यानी कि शास्ति। ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, कि अगर कोई जो है दहेज मांग रहा है, ठीक है, दहे यानी कि हम बात करते हैं मोटी मोटा जो है सेक्शन 4 जो है क्या बात करता है कि दहेज की मांग करना जो है इसको दंडनीय बनाया गया है, ठीक है। इसके लिए हम बता दें कि क्या आपसे कहेगा क्या है, ये पूछता है कि कितना जो है वर्ष का कारावास होगा, दंड होगा, वो चीज़ हमको समझना है। तो कम से कम जो है याद रखना 6 मंथ की सजा होगी, 6 मास का कारावास होगा, 6 माह का या मास का कारावास होगा, और अधिकतम 2 वर्ष तक हो सकता है, यानी कि 6 माह तक, यानी मैक्सिमम देखो 6 मंथ से का कारावास होगा, लेकिन मैक्सिमम कितनी ईयर तक हो सकता है, 2 वर्ष तक हो सकता है, बढ़ा के वो जो है तथ्य और परिस्थितियां बताएंगी, ठीक है। और जुर्माना कितना हो सकता है, 10,000 रुपये, ठीक है, तक का जुर्माना हो सकता है। अब न्यायालय जो है विशेष कारण से उससे जो है अगर चाहे तो 6 मंथ से कम का भी कारावास दे सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। विज्ञापन पर पाबंदी की बात करता है 4A, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। याद रखना कि ये जो सेक्शन 4A है वो क्या बात करता है, विज्ञापन पर पाबंदी की बात करता है, ठीक है। अगर मान लो कि विवाह के लिए, विवाह से रिलेटेड जो है कोई व्यक्ति या उससे संबंधित ऐसा प्रस्तावना करता है, ठीक है, कि जो है मतलब ये सोचो कि अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अगर पेपर में जैसे निकलवाता है या कोई विज्ञापन करता है कि फला आदमी से जो है शादी के लिए जो है इतना रुपए में, या ऐसे होता है ना कि दहेज देने पर, हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिला जुला करके कोई व्यक्ति
चाहे वो वधु या वर के पिता या नातेदार संरक्षक कोई भी हो सकता है, वो जो है क्या करेगा, वो विज्ञापन नहीं करेगा। विज्ञापन मतलब दहेज को लेकर समाचार पत्र, नियतकालिका, पत्रिका, जनरल, किसी भी माध्यम से अपनी संपत्ति या किसी धन के अंश दोनों किसी कारोबार या अन्य हित में किसी अंश की संकल्पना नहीं करेगा, नहीं मुद्रित करवाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो इसके लिए 6 मास, जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी, 5 वर्ष तक की हो सकती है, मैक्सिमम 5 मंथ तक, और जो जुर्माना है वो 15,000 रुपये जुर्माना। ठीक है, इसके पहले क्या था कि 6 मास तक था, इसमें 6 माह तक था, मैक्सिमम कितना टेन्योर बढ़ा सकते हो 2 वर्ष तक। ठीक है, जुर्माना कितना था 10,000। लेकिन अगर विज्ञापन है तो वहीं देख लो, विज्ञापन में बहुत ज़्यादा दिया है। विज्ञापन में जो कारावास है वो कितने का है, 6 माह है, लेकिन अधिकतम कितना है 5 साल है, और जुर्माना कितना है 15,000 है। ठीक है, तो हमको बस ये सेक्शन याद रखना है और पनिशमेंट याद रखना है, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। सेक्शन 5 सिंपल बात है, कह रहा है कि दहेज देने या लेने के लिए जो भी करार होगा वो क्या होगा, शून्य होना या शून्य होगा। ठीक है, तो करार ये याद रखना कि कहाँ पे होगा, सीधे एक सेक्शन लिखेगा कि किस सेक्शन में बताया गया है दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा, तो सेक्शन 5 है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 6 की, दहेज का पत्नी या उसके वारिसों की फायदे के लिए होना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन है ये। ठीक है, यानी कि ये धारा कहती है कि दहेज किसी ऐसी स्त्री से भिन्न, ठीक है, भिन्न जिसके विवाह, याद रखना, जिसके विवाह के संबंध में दिया गया है। ठीक है, विवाह के संबंध में क्या हुआ, दिया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो वो व्यक्ति उस दहेज को, ठीक है, क्या होगा, विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया था या विवाह की तारीख के पश्चात। ठीक है, वह दहेज विवाह के समय पश्चात तथा उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात, यदि उस समय जब स्त्री अवयस्क थी तब प्राप्त किया गया था, या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात या भीतर, ठीक है, स्त्री को अंतरित कर देगा, और ऐसे अंतरण उसे न्यास के रूप में स्त्री के फायदे के लिए धारण करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो भी दहेज की संपत्ति होगी या तो उसकी पत्नी या वारिसों के फायदे के लिए ही जाएगी, ये बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो कह रहा है कि अपेक्षित, मान लो कि अंतरण में अगर कोई जो भी व्यक्ति ऐसा है असमर्थ होता है, तो उसके लिए जो सजा का प्रावधान यहाँ पे दिया गया है वो है 6 मंथ से कम का नहीं होगी, 2 इयर्स तक मैक्सिमम सजा हो सकती है, और जो कि 5,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। तो ये पॉइंट थे, आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और हम बता दें कि इसका सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 के अधीन किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री को कि उसी प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में क्या होगा, मान लो कि वो जो प्राप्त करेगी स्त्री वो मर गई, तो उसके जो वारिस हैं, ठीक है, उनको जो है वो उनको मिलेगा, वो दावा कर सकते हैं। परंतु ऐसी स्त्री की मृत्यु जिस विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से हो जाती है, यानी 7 शादी हुआ, 7 वर्ष के अंदर जो है अगर मर गई प्राकृतिक कारण से, वहाँ ऐसी संपत्ति जो है उसकी कोई संतान नहीं है, उसके माता पिता को अंतरित कर दिया, मान लो अब 7 साल का है और कोई संतान नहीं, तो उसको उसकी जो संपत्ति उसके माता पिता को वापस जो है दे दी जाएगी, अंतरित कर दिया जाएगा, या न्यास के रूप में, ट्रस्ट के रूप में धारण कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये कौन करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, जो ट्रस्ट के रूप में वो करेगा। तो इस अधिनियम के जो है और जो है ट्रस्ट के रूप में तो हो जाएगा, और वो संज्ञान जो मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होगा। ठीक है, अच्छा मान लो अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मान लो कि ऐसा नहीं होता है, तब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके लिए एक व्यवस्था किया गया है सेक्शन 7। ठीक है, अपराधों का संज्ञान कौन लेगा। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपराधों का संज्ञान जो है, देखिए क्या लिखा है कि प्रथम महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायी मजिस्ट्रेट, याद रखना है। ठीक है, इसका संज्ञान क्या कर सकता है, ले सकता है। कोई न्यायालय इसकी किसी भी अपराध का संज्ञान जो है ले सकता है, या तो उसके स्वयं जानकारी में हो, ठीक है, और नहीं तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा बताया गया है। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, याद रखना, तो बताया गया है,
या स्वयं संज्ञान पर। अपराध में व्यथित ऐसे व्यक्ति के माता पिता या नातेदार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था, यानी 3 कंडीशन कब ऐसे हो सकता है संज्ञान लिया जा सकता है। पहली बात तो यहाँ पे संज्ञान कौन लगा, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। कौन कहेगा भाई, जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक तो होगा नहीं। या तो वो स्वयं खुद संज्ञान ले सकते हैं, या अपराध घटित होने के लिए पुलिस रिपोर्ट दर्ज किया गया हो, या नेक्स्ट जो है किसी माता पिता या नातेदार के द्वारा जो है किसी कल्याण संस्था के द्वारा जो है परिवाद कर दिया गया हो। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है कल्याण संस्था का मतलब ऐसे कल्याण से रिलेटेड है जो केंद्रीय राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई हूँ। ठीक है, तो बाकी सब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 8 पे आते हैं। अपराध के कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना तथा जमानती और असमनीय होना। ये क्या कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ठीक है, इस अधिनियम के अधीन अपराध वैसे ही लागू होंगे मानो ऐसे अपराधों के अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन भिन्न विषयों के प्रयोजन के लिए, ठीक है, और भी जो विषय दिए गए हैं उनके प्रयोजन के लिए। तो इस अधिनियम के अधीन अपराध क्या होंगे, सीधी सीधी बात है, अपराध जो है कैसे होंगे, संज्ञेय और अजमानती होंगे, और अपराध जो है असमनीय होंगे, असमनीय होंगे। और देखो यहाँ पे जो सबूत का भार होता है वो उस व्यक्ति पर होगा जिस व्यक्ति पर दहेज लेने, ठीक है, या देने का आरोप लगा है। ये पॉइंट ध्यान से, सबूत का भार किस होगा, जिस व्यक्ति पे दहेज लेने या दहेज देने का भार जो है दहेज लेने या दहेज देने का आरोप लगा है। ठीक है, तो कौन सा सेक्शन, ये सेक्शन 8A बताएगा। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे कुछ मामलों में सबूत का भार, तो ये 8A बताएगा कब होगा, जब जो है वहाँ पे यानी कि मामला कैसा हो, संज्ञेय और अजमानती हो। तो ऐसे केसेस में दहेज जो लिया है या देने के लिए बात कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, तो उसका भार जो है कहाँ पे होगा, वही उसी पे होगा जो दहेज मांगा है या देने की बात कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो इसकी जो सजा होगी वो क्या होगी, 5, जिसमें 5, अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अभियोजित किया जाता है। ठीक है, साबित भार उसी पर होगा जिसने धाराओं के अधीन अपराध नहीं किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 8B, ये भी इम्पोर्टेंट है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी। ठीक है, जो 8B है वो क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की बात कर रहा है। तो राज्य सरकार के द्वारा जो है दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति, यानी राज्य सरकार ही नियुक्ति करेगी, जैसा वो ठीक समझेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे कौन कौन से चीज़ों का वो देख सकती है, तो यह देखना होगा अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जाता है, दहेज लेने और दुष्प्रयोग करने के लिए यथासंभव रोकना, ये काम होगा, अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करना, और राज्य सरकार के द्वारा जो है जो भी मटेरियल्स जो है ऐसे कार्य जो राज्य सरकार उन्हें सौंपा है उसके अधीन बनाए रखना। ठीक है, नियमों को बनाए रखना, निर्दिष्ट किए जाना, ये सब तमाम चीज़ दी गई हैं। ये हमको बस इतना ही समझना है यहाँ पे कि क्या होता है। तो कम से कम देखो अब जो है जो प्रतिषेध अधिकारी में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना याद रखना, एक सलाह बोर्ड की नियुक्ति होगी, और प्रतिषेध में कम से कम जो है 5 से अनधिक समाज कल्याणकर्ता होंगे, जिनमें से कम 2 महिलाएं होंगी। ठीक है, यानी कि सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति जो है राज्य सरकार के द्वारा होगा, उसमें 5 से अधिक सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी, तब जाकर के वो जो है सलाहकार बोर्ड बनेगा। नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, तो एक चीज़ बिल्कुल याद रखना कि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए जो है नियम बना सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और जो भी कुछ होगा जिसमें वो रीति रिवाज और ऐसे व्यक्ति जिनके धारा 3 के उपधारा निर्दिष्ट करे सूची में संबंधित है, रीति रिवाज को भी ये क्या करेगा, मतलब वो प्रिवेल करेंगे रीति रिवाज पे। ठीक है, बस इसमें सिंपल सी बात है कि नियम बनाने की शक्ति जो किसके पास है, हमको बस इतना ही याद रखना है, नियम बनाने की